हाँ जी बेटा, हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हाँ जी, उससे पहले सेक्शन 15 में टाइम एंड अगेन क्वेश्चन अराइज होते हैं। हम सेक्शन 15 को एक बार रेफर कर रहे हैं बेटा। कल हम उसमें 2 जजमेंट्स करेंगे जो ये पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। प्लीज सेक्शन 15 निकालिए। सेक्शन 15 निकालिए। व्हेन अ डिवोर्स्ड पर्सन मे मैरी अगेन। सेक्शन 15 निकालिए। सौरभ सेक्शन 15 रीड करना बेटा। सेक्शन 15 रीड करो। Yes, ma'am. Divorced person when may marry again. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree, or if there is such right of appeal, the time for appearing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again. लॉफुल को अंडरलाइन कर लीजिए। लॉफुल को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन आता है या हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर किसी ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अपील मैरिज की है तो मैरिज का कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए। मैरिज वॉइड नहीं होगी। मैरिज वॉइड नहीं होगी। रीजन इसका सेम है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 15 है, इट हैज बीन इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट of that spouse who wants to file appeal against the decree। उसको बेनिफिट करने के लिए किसी सब्सिक्वेंट स्पाउस को डिसएडवांटेजियस पोजीशन में डालने के लिए नहीं। तो जहां पर आपने नोटबुक में इसको कंप्लीट किया था बेटा, तो जजमेंट्स लिख लीजिए। उसके नीचे 2 जजमेंट्स लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिख लीजिए बेटा। सेक्शन 15 के साथ 2 जजमेंट्स लिख लीजिए। मिस्टर अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा मित्तल 2018 सुप्रीम 2018 सुप्रीम कोर्ट। अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मिश्रा। इसमें क्लियर कट मेंशन था कि जो सेकंड मैरिज है दैट विल नॉट बी वॉइड। वो इसलिए बिकॉज सेक्शन 15 का उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है दैट हैज बीन इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन of the spouse who wants to file appeal against the decree and not to affect the status of the subsequent spouse। नेक्स्ट लिखिए बेटा। लिख चुके हैं? यस बेटा। ये मैं इसमें से लिया हूं, मैं आपको दे दूंगी। इसके एससीसी की है साइटेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2018 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इसमें जब हम इसको डेट 24 अगस्त 2018 का डिसीजन। हाँ जी, नेक्स्ट जजमेंट लिखिए। ये भी आपके सेक्शन 15 के अंडर फॉल करेगा। सेक्शन 15 के अंदर फॉल करेगा। स्वप्नांजलि संदीप पाटिल वर्सेस संदीप आनंदा पाटिल 2019 सुप्रीम। इससे हमारा एक टॉपिक फिर 2019 सुप्रीम। इसका डेट ऑफ डिसीजन था
6 मार्च 2019। हमने इसमें एसएलपी वाला भी कवर किया था ना। यस, वो तो उसमें था। यस, वो कवर होगा। सिर्फ अपील ही नहीं, आपका एसएलपी भी उसमें कवर होगा। इसमें चंद्रमोहन की बात, एक तेजिंदर कौर का भी तो किया था बेटा, वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं करवा दिया था इसलिए मेंशन नहीं है। यस, ठीक है बेटा। यस, हाँ जी। उसके बाद कल हमने आरसीआर का टॉपिक वाइंड अप किया था। बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। आरसीआर का इंपॉर्टेंट है। जब हमने आरसीआर का इशू किए, आरसीआर में मेनली दो ही इसमें बनते हैं आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 और दूसरा था वेदर वाइफ्स रिफ्यूजल फ्रॉम डेजिग्नेशन फ्रॉम जॉब अमाउंट्स टू विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। और जब हम इस इशू की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट। और अगर आपको प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन में आपने सिर्फ गुजरात और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट ही मेंशन करना है। पर अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसमें आपको 3 पैराग्राफ में वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने उसको कल डील किए। इसके साथ आपका मेन रिलीफ का टॉपिक ओवर हो जाता है। अब जब हमने मेन रिलीफ की बात की, उसके साथ हमारा सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे वाइंड अप हो जाते हैं। हमने स्टार्ट किया था विद मैट्रिमोनियल रिलीफ और हमने कहा था अंडर हिंदू मैरिज एक्ट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिलीफ। पहला है मेन रिलीफ, दूसरा है एंसिलरी रिलीफ। एंसिलरी रिलीफ की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 24 टू 27 में वो फॉल करता है। फिर हमने डील किया था एंसिलरी रिलीफ को डिपेंडेंट या सेकेंडरी रिलीफ भी कहते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन द मेन रिलीफ। अगर सेक्शन 9 से 13 तक कोई रिलीफ मिलेगा तो ही क्वेश्चन अराइज होगा एंसिलरी रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज दैट इज an integral part of the area which we have already done, इसलिए हम रिलीफ के चैप्टर में कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज का टॉपिक बीच में कर रहे हैं, because 70% of the condition they have been done while doing section 11 and 12। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज। हाँ जी, जब हम कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, जिसका फुलफिलमेंट हमने देखना है कि सब कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, बट वॉयलेशन और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन डज नॉट हैव सेम कॉन्सिक्वेंस। अगर हम किसी कंडीशन का पार्टीज कॉन्ट्रावेंशन कर रही हैं, वॉयलेट कर रही हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या करेगा, वेरी करेगा फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। तो जब हमने कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज की बात की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडीशन। तो पहले तो हम कह रहे हैं फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन नाम से क्लियर है, फिजिकल कंडीशन are those conditions which are to be fulfilled by the parties, जिसको पार्टीज ने फुलफिल करना है। और जो ये कंडीशंस है इसको डील किया गया है सेक्शन 5, इसको डील किया गया है सेक्शन 5। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ कंडीशंस है वो है रिलीजियस या फिर सेक्युलर कंडीशन, जिसको कवर किया है सेक्शन 7, जिसको कवर किया है सेक्शन 7, जिसको कवर किया है सेक्शन 7। तो जब हम कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज की बात करते हैं, कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज के लिए हमें 2 सेक्शंस को साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 5 इज डीलिंग विद फिजिकल कंडीशन एंड सेक्शन 7 इज डीलिंग विद सेक्युलर कंडीशन। उसके बाद जब हमने सेक्शन 5 की बात की, सेक्शन 5 में 5 क्लॉजेस हैं। सेक्शन 5 में
क्लॉज आई, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5। जब हमने कंडीशंस का किया, जो आपका क्लॉज आई है दैट इज डीलिंग विद मोनोगैमी। मोनोगैमी मीन्स एक हिंदू मेल हो या फीमेल, वो एक टाइम पर एक ही शादी कर सकता है। अगर एक से ज्यादा शादी की तो वो वैलिड नहीं होगी। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो अभी हम डील कर चुके हैं, पर हम उसको एक पासिंग रेफरेंस देंगे। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, मोनोगैमी की कंडीशन को क्यों ऐड किया, क्यों ऐड किया गया? पहले क्या प्रिवेल करता था? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, हाँ जी, पॉलीगैमी को क्यों खत्म किया गया? वाइफ के राइट्स को बचाने के लिए। फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने फीमेल को एम्पावर करना है तो हम ये नहीं कहते कि उन्हें मेल से प्रायोरिटी मिलना चाहिए, प्रायोरिटाइज करो, उन्हें इक्वल फुटिंग पर लाना पड़ेगा विद मेल्स, अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसलिए 1955 में मोनोगैमी का रूल इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन was pertaining to sound mind। सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ मैरिज पार्टी शुड बी सेम। और वो सैनिटी की कंडीशन क्यों मेंशन है? क्योंकि जब हम मैरिज की बात करते हैं, मैरिज के लिए हमें ऐसा नहीं कोई ओवर स्किल्ड या बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मेल या फीमेल चाहिए, हमें एक एवरेज प्रूडेंट पर्सन चाहिए who could understand the implications of institution of marriage। Question arise होता है, why sound mind is required? ताकि वो मैरिज की पूरी फुलफिलमेंट कर सके आगे। अगर बच्चे होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी हो उस बंदे की उसे स्मार्ट। हाँ जी, मैरिज का होना क्यों जरूरी माना जाता है? पहला प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, और दूसरा यस सेरेमनीज। और दोनों ही चीजों में हमें क्या चाहिए? सैनिटी। आदमी अंडरस्टैंड तो करे कि क्या है, तो हमने साउंड माइंड का कंडीशन डाला। उसके बाद थर्ड थी कंडीशन पर्टेनिंग टू एज। हमने जो एज रिलेटेड कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन थी जिसकी कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं था। तो अगर छोटे बच्चों का या चाइल्ड मैरिज हो भी जाता था, वो वैलिड ही आता था। क्यों वो वैलिड ही रहता था? क्योंकि हमने चाइल्ड मैरिज अगर हुई है, एज का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है ना, तो हमने इसको सेक्शन 11 में इंक्लूड किया जो कि वॉइड मैरिज का सेक्शन है, और ना ही हमने इसको सेक्शन 12 में इंक्लूड किया जो कि वॉइडेबल मैरिज का सेक्शन था। तो जब हम इसको डिटेल में करेंगे, हम डील करेंगे, अगर कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है कॉन्ट्रावेंशन का, तो कंडीशन फिर बनाई ही क्यों? उसके बाद जो आपका फोर्थ कंडीशन है दैट इज पर्टेनिंग टू प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि नियर मैरिज मैरिटल रिलेशन में या फिर ब्लड रिलेशन में मैरिज नहीं हो सकती। और जो फिफ्थ है दैट इज पर्टेनिंग टू स्पिन द रिलेशन, दैट इज पर्टेनिंग टू स्पिन द रिलेशनशिप। और जो हमारा सेक्शन 7 है वो कहते हैं कि जब मैरिज होनी है इट शुड बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयरटू। चाहे हस्बैंड की साइड के परफॉर्म कर लो, चाहे वाइफ की साइड के परफॉर्म कर लो। तो ये हमारा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क था पर्टेनिंग टू कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। इसको हम थोड़ा इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। डिटेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से कुछ कंडीशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ को हमने करना है। तो जो पहला एस्पेक्ट हम डील कर रहे हैं अंडर कंडीशन दैट इज फिजिकल कंडीशन, जो कि आपका सेक्शन 5।
हमने जब किया, जो सबसे पहली कंडीशन है वो मोनोगेमी। बेटा सेक्शन 5 क्लॉज आई देखो, रीड करना। Section 5, conditions of Hindu marriage, clause 5. Neither party has a spouse living at the time of marriage. ये मोनोगेमी। neither party has a spouse living at the time of marriage। अगर किसी ने मोनोगेमी की कंडीशन का वॉलेशन किया, हाँ जी, क्या कॉन्सिक्वेंस है? वॉइड। किस सेक्शन के अंदर? 11. Section 11. जी नहीं, 11। और जब हमने बात की पीनल कॉन्सिक्वेंसेस की, वो है आपके सेक्शन 17। बेटा सेक्शन 11 भी, सेक्शन 11 निकालिए। Void marriage. यस, Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and made on a petition presented by the either party thereto against the other party. Be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1. क्लॉज आई, क्लॉज 1, तो 1 की वॉलेशन का कॉन्ट्रावेंशन है, मैरिज वॉइडेड। और जब हमने वॉइड मैरिज किया का टॉपिक किया है मैट्रिमोनियल रिलीफ में, हमने इसको डिटेल में किया कि बाइगैमी कब होगी, क्या बाइगैमी की जो वाइफ है, जो सेकंड मैरिज की वाइफ है, वो मेंटेनेंस उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ मौली बेटा, सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा? वॉइड मैरिज, जो सेकंड मैरिज है हमने उसको वॉइड बोला है, तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा? क्यों? क्योंकि मैम उसकी मैरिज भी हुई थी, लेकिन अब जो कोर्स है जैसे उनका भविष्य कोर्स से मेंस का आपका आंसर यहाँ से शुरू नहीं होना चाहिए बेटा। जब हमने वॉइड मैरिज लिखा है सीधा, एक्सेप्शंस की तो बात में है, पहले हमें कंसेप्चुअल लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस का जो रेमेडी है वो किस किस लॉ के अंडर अवेलेबल है। तो वहां आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन 24-25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, पर वो कौन से टॉपिक के अंदर फॉल करता है? एंसिलरी रिलीफ। उसके बाद आपका सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और फिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 24 और 25 तो एप्लीकेबल है इवन टू parties to avoid marriage. Both husband and wife can have ancillary relief of maintenance under this provision because it is an equitable remedy. But wife of a void marriage is not entitled to maintenance under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act as well as section 125 of CRPC because वहां पर क्या से word use है? Only legally wedded wife is covered. फिर आपको सबसे पहले रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा का आप 24-25 के अंडर डिस्कस करेंगे। फिर आप लिखेंगे बट सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड सर्टेन डिसीजंस whereby even wife of a second marriage is entitled to claim maintenance under section 125 of CRPC। फिर आप उर्मिला बादशाह गोडसे का केस डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताएंगे सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन इवन वन स्टेप अहेड वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन, उसने ऑर्डर नहीं किया है, उसने डायरेक्ट किया था हाई कोर्ट को कि वो उर्मिला बादशाह के गोडसे को केस में के वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन प्रोनाउंस करे, और वो केस था साउ शैला बाला साहिब कदम का। तो हमने इसमें कहा था कि अगर कंडीशन 1 की कॉन्ट्रावेंशन हुई है तो मैरिज वॉइड है अंडर सेक्शन 11 और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दे आर अंडर सेक्शन 17। बेटा सेक्शन 17 रीड करवाना, सेक्शन 17 रीड करो। punishment of bigamy. Yes. Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living and the provisions of section 494 and 495 are applicable। तो अगर किसी ने उसको प्रोसिक्यूट करना है अंडर क्रिमिनल लॉ तो कहा है कि वो अपना सीआरपीसी विद आईपीसी जो भी है उसमें प्रोसीजर आप उसमें इसको कर सकते हैं। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन जिसको हम डिटेल में कर चुके हैं व्हाइल डूइंग सेक्शन 11। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन pertains to Spinda relationship।
जो स्पिंदा रिलेशनशिप है दैट इज डिफाइंड इन 3F, इन 3F। जब हमने स्पिंदा रिलेशनशिप की बात की थी, स्पिंदा रिलेशनशिप को क्यों कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज भी डाला गया, जब हमने इसको कवर किया था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था कि स्पिंदा रिलेशनशिप कोई नया कंसेप्ट नहीं है टू हिंदू लॉ। पहले से ही हम क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं करते थे, पर हमारे में क्या था, तब हम स्पिंदा रिलेशनशिप की जगह हम यूज करते थे गोत्र। अभी भी यही यूज करते हैं, अगर हम नॉर्मल उसमें देखें कि अपने गोत्र में हम मैरिज नहीं करते। वो क्यों? वो कहते हैं अगर एक ही गोत्र में मैरिज की है तो ऑब्वियसली दोनों के एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो सेम गोत्र में हम मैरिज नहीं करते थे। तब हमने ट्रेस किया था कि जो स्पिंदा रिलेशनशिप का कंसेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ है अंडर हिंदू लॉ। फिर हमने कहा था कि पहले तो क्या होता था कि हमारा जो हिंदू में, जो हमारा हिंदू सोसाइटी है उसमें बहुत रिजिड एक सिस्टम है जिसको हम कास्ट सिस्टम कहते थे। तो मेन 4 टाइप की कास्ट थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं मैरिज में, एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। हाँ जी, व्हाट इज एंडोगेमी? विद इन ग्रुप। और एक्सोगेमी? फिर हमने इस डिस्कशन के बाद कंक्लूड किया था कि जो हमारा हिंदू मैरिज था ओल्ड लॉ में भी नाइदर प्योरली एक्सोगेमी नॉर प्योरली एंडोगेमी। हमने वो क्यों कंक्लूड किया? क्योंकि ब्राह्मण कभी क्षत्रियास के साथ मैरिज नहीं करते थे। जो एक कास्ट के लोग हैं वो विद इन देयर कास्ट मैरिज करते थे। हाँ जी, ये एंडोगेमी है या एक्सोगेमी? तो ये कौन सा है जो अभी हमने बोला? ये एंडोगेमी है। पर अब जैसे ब्राह्मण्स में भी 1000 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्राह्मण्स होते हैं, वो अपनी कास्ट में या अपने ग्रुप में शादी ना कर कर आउटसाइड देयर, मतलब आपके फर्स्ट ग्रुप में ही थाउजेंड ग्रुप्स हैं, वो आउटसाइड देयर ग्रुप मैरिज करते थे। तो एंडोगेमी भी होता था, एक्सोगेमी भी होता था। उसके बाद हमने कहा था कि जब हिंदू लॉ डेवलप किया उसमें बहुत सारे उसके सोर्सेज हैं। सबसे पहला आया श्रुति, कि जो एनलाइटेंड लोग हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ गॉड के साथ, और गॉड ने उनके कानों में विस्पर किया कि हिंदू लॉ क्या है। फिर वो अपनी जगह पर वापस आ गए आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट। स्मृति जो उन्हें याद रहा उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आए डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, और फिर आए स्कूल्स। हमने कहा जो सारा आपका कोडिफाइड लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कौन सा स्कूल? मिताक्षरा स्कूल। जितना भी आपका कोडिफाइड लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन मिताक्षरा प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो 2 स्कूल्स थे, मिताक्षरा एंड दयाभागा। तो जब हमने मिताक्षरा की बात की तो मिताक्षरा के जो सबसे बड़े जो फाउंडर थे वो थे कौन? विजनानेश्वरा। विजनानेश्वरा, और विजनानेश्वरा ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी, और याज्ञवल्क्य स्मृति में उन्होंने एंडोगेमी एक्सोगेमी के कंसेप्ट को ना फॉलो कर उन्होंने डिग्रीज को इस कंसेप्ट को फॉलो किया कि कोई भी हिंदू मेल या फीमेल दैट पर्सन कैन नॉट मैरी 7 डिग्रीज फ्रॉम फादर साइड एंड 5 डिग्रीज फ्रॉम मदर साइड। उसके बाद 1955 में राव कमेटी ने जो ड्राफ्ट, जो कि हमारा एक्ट बना हिंदू मैरिज एक्ट, उन्होंने कहा 7 और 5 बहुत ज्यादा है। उन्होंने इन डिग्रीज को कम कर दिया, 7 का हो गया 5 और 5 का हो गया 3। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सटेंड तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा प्रेजेंट कोडिफाइड लॉ है जो हम 3F में हमने रेफर किया था वो क्या है? 5 एंड 3, 5 फ्रॉम फादर साइड एंड 3 फ्रॉम मदर साइड। फिर हमने मेथोडोलॉजी किया था कि अगर हमने डिग्रीज काउंट करनी है हमने कैसे करना है, तो हमने 3F को ब्रेक कर दिया था इनटू 7-8 पॉइंट्स। फिर हमने डील किया था कि जो स्पिंदा रिलेशनशिप है, कंडीशन पर्टेनिंग टू स्पिंदा रिलेशनशिप,
has been mentioned in section 5 clause 5 has been mentioned in section 5 clause 5 in section 5 clause 5 और अगर जो ये कंडीशन को हम पढ़ते हैं बेटा सेक्शन 5 clause 5 को रेफर करो 5 page to read 5 clause 5. yes The parties are not spindas of each other unless the custom of usage governing each of them permits of yes marriage. unless आपके एक्ट ने ही डिक्लेयर की है लीगली तो मैरिज वॉइड है पर जो आपके अनलेस के बाद वाला प्रोविजन है कि अगर दोनों लड़का और लड़की की कम्युनिटी में कोई ऐसी कस्टम प्रिवेल करती थी जो कि स्पिंदा रिलेशनशिप में मैरिज परमिट करती है तो मैरिज परमिट होगी वैलिड होगी अंडर नॉट हिंदू मैरिज एक्ट कहां पर वैलिड होगी कस्टमरी लॉ जहां पर भी कस्टमरी लॉ आ जाता है वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बिकॉज एविडेंस एक्ट का प्रिंसिपल है whoever alleges the fact burden of proof lies on him तो अगर आपके पास डिक्री ऑफ डाइवोर्स है तो आपके पास लीगल प्रूफ है लीगली आपका मैरिज खत्म हो चुके हैं एंड दैट इज अ जजमेंट इन रेम जो आपका एविडेंस एक्ट कहते हैं सेक्शन 41 पर अगर आपके पास कस्टमरी डाइवोर्स है और उसके बाद कोई स्पाउस फिर से रीमैरिज कर लेते हैं सेकंड मैरिज में प्रॉब्लम एराइज हो जाता है और वो स्पाउस अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड से रिलीफ मांगता है मैट्रिमोनियल रिलीफ हमने रियल केसेस देखे हस्बैंड डिनाई कर देते हैं मैट्रिमोनियल रेमेडी का तो बाद में एराइज होगा मेरी तो इसके साथ मैरिज ही वैलिड नहीं है क्योंकि इसका तो पहली मैरिज सबसिस्ट कर रही थी एंड इन 99% केसेस पार्टीज फेल टू प्रूव कस्टमरी डाइवोर्स तो जबकि उन्हें पार्टीज को पता था कि मैरिज उनकी वैलिड है पर फिर भी उनकी मैरिज को नलिटी की डिग्री मिला तो कस्टमरी लॉ में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इसी का रहता है कि जब तक रिलेशन स्मूथली चल रहे हैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पर अगर आपने मैट्रिमोनियल रेमेडी लेना चाहा वो आपको दूसरा स्पाउस डिनाई कर सकता है तो अगर रिलेशनशिप में सोरनेस खट्टापन आना स्टार्ट हो जाए तब पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक है हाउ दैट पार्टी विल प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट शी और ही हैज ऑब्टेन्ड कस्टमरी डाइवोर्स तो लॉ ने तो कस्टम का एक्सेप्शन बना दिए तो आपने प्रीलिम्स में याद रखना है एक में नहीं दोनों की कम्युनिटी में है ईच ऑफ देम अगर लड़का या लड़की दोनों की कम्युनिटी में कोई ऐसी कस्टम प्रिवेल करेगी तो उनकी मैरिज वैलिड होगी अंडर कस्टमरी लॉ और वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा whoever alleges the fact has to prove it otherwise अगर स्पिंदा रिलेशनशिप की वॉयलेशन में मैरिज हुई है मैरिज विल बी वॉइड तो अगर इसकी कॉन्ट्रावेंशन हुई है मैरिज विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11 और इसका कॉन्ट्रावेंशन का कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है 18B में बेटा रीड कर 18B हमने किया था सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month. और Fine which may extend to 1,000 rupees or more. ठीक है प्लीज सिमिलरली जो आपका फोर्थ कंडीशन था दैट इज डीलिंग विद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3G में डिफाइंड है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3G में डिफाइंड है जो हमने डिटेल में किया था और अगर 3G की वॉयलेशन है बेटा आपने जो सेक्शन 3 के बाद एक्सप्लेनेशन है वो अपने प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें हमने कहा था फुल हाफ और ब्लड तीनों कवर हो रहे हैं लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बाय बर्थ बाय नेचुरल और बाय एडॉप्शन दोनों ही कवर होंगे उसके बाद अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कॉन्ट्रावेंशन है मैरिज वॉइड है अंडर सेक्शन 11 और सेम कॉन्सिक्वेंस है जो वॉइडेबल मैरिज का है दैट इज सेक्शन 18B
ये टॉपिक, ये तीनों के तीनों हम कर चुके हैं when we have done section 11 matrimonial remedy of void marriage which does not provide any substantive relief, सिर्फ declaration मिलता है as to void marriage by decree of nullity. Clear है please? बेटा एक बार 18B read करो. Section 18 clause B. Yes. In the case of contravention of a condition specified in clause 4 or clause 5 of section 5 with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both. Yes. ये हमने अभी कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज टॉपिक नहीं किया था, पर ऑलरेडी क्योंकि तीनों कंडीशंस हम डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उसको सिर्फ पासिंग रेफरेंस दिए. उसके बाद हमने नेक्स्ट मैट्रिमोनियल किया वॉइडेबल मैरिज का, जो कि आपका सेक्शन 12 में है. तो वहां पर हमने किया था वॉइडेबल मैरिज में जो चारों कंडीशंस हैं, जो वो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हैं कि कोई स्पाउस किसी चीज से अफेक्टेड था या मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी. जैसे जब हमने सेक्शन 12 में किया, सबसे पहला ग्राउंड था वॉइडेबल मैरिज का इम्पोर्टेंसी, कि शादी के टाइम पर कोई एक स्पाउस इंपोर्टेंट है जिसकी वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पा रही है. तो अगर दूसरा इंपोर्टेंट स्पाउस के साथ रहना चाहता है वेल एंड गुड, अगर नहीं रहना चाहता तो लॉ नहीं कह रहा कि कोर्ट आओ, तो वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी. उसके बाद हमने सेकंड किया कि अगर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 5 क्लॉज 2 की, तो हमने कहा सेक्शन 5 क्लॉज 2 प्रिस्क्राइब करता है डिग्री ऑफ सैनिटी, जिसको हम कहते हैं साउंडनेस ऑफ माइंड, कि शादी के लिए हमें किस डिग्री की सैनिटी चाहिए, वो इसमें प्रिस्क्राइब्ड है ए, बी और सी. जब ए में रेफर किया, ए में यूज है वर्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बी में यूज्ड है वर्ड मेंटल डिसऑर्डर और सी में यूज्ड है वर्ड रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी. हाँ जी, क्लॉज ए रीड कर दे. Section 5 2 subclause A. Incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. बेटा हमने इसमें फिर किया था कि जो लीगल इंसैनिटी का ऐसा कोई डायरेक्ट पैरामीटर तो है नहीं, तो क्या लीगल टेस्ट कोड क्या अप्लाई करेगा? प्लीज बताइए, क्लॉज ए के लिए लीगल टेस्ट क्या है? बेटा क्लॉज ए के लिए लीगल टेस्ट क्या अप्लाई करेगा? Incapable of understanding marriage. Arising out of marriage. जिसको यही नहीं पता मैरिज क्या है, वो चाहे हाँ बोल दे चाहे ना बोल दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब क्लॉज ए का लीगल टेस्ट कहा था when a person is not capable of understanding the implications arising out of marriage, कि अगर मैरिज क्या होती है या क्या उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं. बी रीड करना क्लॉज बी. Clause B. Through capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such a extent as to be unfit of marriage and the procreation of children. हाँ जी, यहाँ पर क्या बच्चे होने ना होने का कोई लेना देना है? आंसर है नो. बैरनेस या स्टेरिलिटी हमारे किसी भी लीगल प्रोविजन के अंडर कवर नहीं होती. तो फिर क्यों लिखा है वर्ड अनफिट फॉर मैरिज? अनफिट दोनों के साथ ही है, अनफिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. हाँ जी, क्या है इसका लीगल टेस्ट? अनफिट फॉर मैरिज का क्या लीगल टेस्ट है? अनफिट फॉर मैरिज उसे ऑब्लिगेशंस नहीं पता मैरिज की कैसे पता है, लिखा तो है दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट, तो क्लॉज ए तो फुलफिल कर रहा है ना बेटा. फिर हाँ जी, क्या लीगल टेस्ट है बेटा क्लॉज बी के लिए? मैम ही इज नॉट एबल टू कैरी आउट द ड्यूटीज पता होने के बावजूद भी. यस,
though that person understands the implications arising out of marriage, but that person is incapable of fulfilling those obligations due to that mental disorder. So, and unfit for procreation of children. Yes, क्योंकि बैरनेस या स्टेरिलिटी तो कवर नहीं है, तो एट बेस्ट जो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन वो ये है कि बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर सकता वो स्पाउस जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. उसके बाद हमने क्लॉज सी किया था, तो हमने कहा था पहले एपिलेप्सी इसमें मेंशन था, बट बाय मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1999 एपिलेप्सी को रिमूव कर दिया गया बिकॉज एपिलेप्सी इज 100% क्योरेबल. अब जो उन्होंने लिखा है रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी. अब जब हमने जजमेंट्स किया वहां पर कोर्ट कभी भी सेक्शन 5 क्लॉज 2 में सब्सिक्वेंट डिवीजन नहीं करती एबीसी में. क्या टेस्ट अप्लाई करती है? क्या टेस्ट है बेटा? किस डिग्री की इंसैनिटी होनी चाहिए? लीगल टेस्ट. बेटा क्या लीगल इंसैनिटी का क्या पैरामीटर कोर्ट अप्लाई करती है? हमने शारदा वर्सेस धर्मपाल का केस इसमें रेफर किया था कि जो लीगल इंसैनिटी है, जब हम सेक्शन 5 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, it should be of such a degree that petitioner cannot be expected to live with the respondent. तो इस डिग्री का मेंटल डिसऑर्डर होना चाहिए, इंसैनिटी होनी चाहिए कि पिटिशनर का उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है. अगर ये टेस्ट फुलफिल होता है तो वो लीगल इंसैनिटी का पैरामीटर फुलफिल होगा. अदरवाइज ऐसे केसेस हैं जहां पार्टी के पास मेंटल हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट्स भी हैं, पर फिर भी कोर्ट कह रही है कि चाहे मेडिकल साइंस कह रही है कि वो पागल है, पर लीगल इंसैनिटी जो हिंदू मैरिज एक्ट में हम सैनिटी का पैरामीटर कर रहे हैं, दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी का आपस में कोई भी पैरेलल नहीं है, वो दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते. पर अगर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा वैसे आ चुके हैं लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी का, आपने उसमें जरूर मेंशन करना है पैरामीटर्स ऑफ लीगल इंसैनिटी. और जब आप इसको मेडिकल इंसैनिटी की बात कर रहे हैं तो आपने वहां उसको मेंशन करना है कि जजेस could consult medical experts for adjudication of cases, but even their opinion is not binding on the court. यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ डील कर रहा है, और वहां पर उसको फिर आपको रीजनिंग देना पड़ेगा बिकॉज जो ये एक्सपर्ट्स हैं दे आर थर्ड पर्सन, तो उनका ओपिनियन कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है. दे कुड असिस्ट कोर्ट बट देयर ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और जब हमने कहा इस केस में अगर कोई स्पाउस इस डिग्री ऑफ इंसैनिटी से अफेक्टेड है तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? मैरिज वॉइडेबल है. कहां पर? अंडर सेक्शन 12(1)(b). इसके लिए साइमल्टेनियसली कोई प्रोविजन नहीं है बिकॉज हमने मैट्रिमोनियल रेमेडी प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ नलिटी. ठीक है प्लीज. यहां पर आपने हमेशा याद रखना है, यहां पर आप लिख लीजिए सेक्शन 23(1)(a). सेक्शन 23(1)(a) में हम बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात कर रहे हैं और क्लॉज ए में बार है नो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग. पर ये वाला जो बार है ये सेक्शन 12 में क्लॉज 12(1)(b) पर अप्लाई नहीं करेगा. क्यों?
अगर कोई अनसाउंड माइंड आदमी है या फीमेल है, मैन या वुमेन है, ये जरूरी नहीं है कि दूसरा स्पाउस के लिए ही उसके साथ रहना मुश्किल हो। इवन ये भी पॉसिबल है कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा है उसी स्पाउस के लिए दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कह देते हैं एक 5 years ओल्ड चाइल्ड है, आप उसे स्ट्रेंजर्स के साथ छोड़ देते हैं, हाउ विल ही रिएक्ट? क्या होगा उसका रिएक्शन? यस, वो टेरिफाइड हो जाएगा, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने लोग नहीं दिख रहे। तो जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच मेंटल डिसऑर्डर कि वो दूसरे स्पाउस के साथ रहे। तो जो पिटीशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज है अंडर सेक्शन 12, वो नहीं फाइल कर रहा जो कि हेल्दी स्पाउस है, क्या पता वो फाइल कर रहा है जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा है। और इसी वजह से हमने मैट्रिमोनियल बार जो है, नो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग, हमने इस यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, जो कि क्लैरिफाई करता है कि इवन एक अनसाउंड माइंड है वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 12(1)(b। यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दिए सारे प्रोविजंस को, यहां तक हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेक्शन 5 में कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हमारा एक कंडीशन रहता है, दैट इज कंडीशन पर्टेनिंग टू एज। कंडीशन पर्टेनिंग टू एज, क्लॉज 3। कंडीशन pertaining to age, clause 3। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि जब 1955 में क्लॉज 3 कंडीशन बनाया ही क्यों, जब उस कंडीशन की कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं। क्यों कंडीशन बनाया गया जब उस कंडीशन की कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है? अगर कोई 10 साल की बच्ची से 14 साल का लड़का मैरिज कर रहा है, मैरिज फिर भी हम कह रहे हैं वैलिड है। फिर मैरिज क्यों प्रिस्क्राइब किया? क्योंकि जब 1955 में एक्ट आया तो मैरिज की एज थी 15 और 18। तो क्यों एज प्रिस्क्राइब करा? एज प्रिस्क्राइब इसलिए किया बिकॉज इसके 2 मेन रीजंस थे। पहला, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थी और अब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। लॉ बनाने वालों ने सोचा कि हमारे यहाँ पर जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हमने लीगली रिकॉग्नाइज किया हुआ है ओनली आफ्टर मैरिज। तो एक इसका तरीका है कि आप शादी की एज प्रिस्क्राइब कर दो, तो शादी अगर बाद में होगी तो बच्चे भी देर में पैदा होंगे, तो अपने आप पॉपुलेशन पर थोड़ा कंट्रोल होगा। फिर सेकंड, उन्होंने कहा कि जब स्पेशली फीमेल्स की एजुकेशन बहुत सफर कर रही है, फीमेल्स की हेल्थ बहुत सफर कर रही है, तो फीमेल्स के बेटरमेंट के लिए, विमेन की बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसका मेंटली और फिजिकली मैच्योर होना एट द टाइम ऑफ मैरिज। वो क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अगर एक समझदार जो लेडी है, दैट लेडी कुड प्रूव टू बी अ बेटर वाइफ, टू बी अ बेटर मदर। और यही कारण है वो कहते थे अगर फीमेल एजुकेटेड होगी तो सारी फैमिली एजुकेटेड होगी, तो अल्टीमेटली अगर हमने पूरी कंट्री का सुधार करना है तो सबसे पहले हमें फीमेल्स की बेटरमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। बेटा ये वाला स्टैंडर्ड अभी नहीं, इवन अगर आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं वहां पर कहते हैं अगर हमने किसी सोसाइटी को देखना है कि वहां पर कैसी कंडीशंस हैं, प्रोग्रेसिव है, नैरो है, तो आप सीधा एक चीज देख लो, वहां की फीमेल्स की क्या कंडीशन है।
अगर फीमेल्स अच्छी कंडीशन में है, जो सोसाइटी है दैट इज अ हेल्दी सोसाइटी। अगर फीमेल्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब सोशल कंडीशंस आर नॉट हेल्दी। तो जब हमने ये जब एज का बनाया, दैट इज विद टू पर्पस, फर्स्ट इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फीमेल्स, और इसलिए उन्होंने एज को इंट्रोड्यूस किया। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर एज को इंट्रोड्यूस करना इतना इंपॉर्टेंट था, क्यों इसकी कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा गया? इसका रीजन है, इंडिया में चाइल्ड मैरिज का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कि 60 to 70% मैरिजेस जो होती थी वो क्या होती थी? चाइल्ड मैरिज। तो राव कमेटी ने सोचा, अगर हम सेक्शन 3 की कॉन्ट्रावेंशन का कोई कॉन्सिक्वेंस प्रिस्क्राइब कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो मैरिजेस वैलिड है उसको हम कहां पर लाकर खड़ा कर देंगे? कोर्ट में लाकर खड़ा कर देंगे कि आपको हमने कह दिया है या वॉइड है या वॉइडेबल है। तो सारी मैरिजेस जहां स्पाउसेस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं उनकी मैरिज को, वो कोर्ट को नॉक करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ड्विंडल करेगा, हिल जाएगा इन सच अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। और यही था मैरिज की कॉन्ट्रावेंशन का, उन्होंने कोई भी कॉन्सिक्वेंस प्रिस्क्राइब नहीं किया। अगर 15 या 18 साल से छोटे का भी मैरिज होता था, मैरिज वैलिड ही होता था। और जब हमने इसकी बात की, एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड होता है एक फैक्ट जो विद टाइम क्या हो जाता है? वैलिड। वो कैसे अप्लाई करता? एज है, एज आप रोक तो सकते नहीं, मैरिज हो गई है, एज तो बढ़ती रहेगी, और जो चीज हम कह रहे हैं कि कंडीशन की कॉन्ट्रावेंशन है, कॉन्ट्रावेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जब पार्टीज वो एज अटेन कर लेगी। तो उन्होंने कहा कि एज की कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बट जैसा सोचा गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने सोचा था बनाने के टाइम पर कि अभी हम कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी कि मैरिज के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड है, वो उस एज को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और ये एक मैंडेटरी लॉ बन जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और चाइल्ड मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो वैसे ही प्रॉस्पर करता रहा जैसा एक्ट आने से पहले तक था। और इसी वजह से पार्लियामेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जिसने चाइल्ड मैरिज को टोटली जिसका स्फीयर चेंज कर दिया। क्लियर है प्लीज? और इसी वजह से जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो नोशंस थे उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं विद कमिंग इनटू फोर्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। मैम जैसे यहाँ पे ना मेंशन नहीं है कि कस्टम्स के, अगर चाइल्ड मैरिज कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रिवेल कर रही है तो वो बेटा कस्टम, इसका आंसर आपके सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 हर कोडिफाइड लॉ का जो आपका हिंदू से रिलेटेड है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कस्टम से रिलेटेड लॉ बन गया है तो कस्टम ऑब्सोलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर किसी चीज से रिलेटेड लॉ नहीं बना वहां पर कस्टम प्रिवेल करेगी। जैसे मैरिज को डिफाइन नहीं किया, एक्ट ने कोडिफाइड किया लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, पर मैरिज को खुद डिफाइन नहीं किया। तो डेफिनेशन के लिए हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? कस्टमरी लॉ में। तो जो चीज डिफाइंड है वो लेजिस्लेशन प्रिवेल करते हैं, और जहां पर वो कोडिफाइड नहीं है तो वहां पर हम कस्टमरी लॉ की हेल्प लेते हैं। तो जब लॉ ने लिख दिया है, पर यहाँ पर क्योंकि कस्टम को हम खत्म नहीं कर पाए वो इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ठीक है प्लीज, कुछ पूछने आपने? इसमें लिखिए
सेक्शन 5 क्लॉज 3 हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन परटेनिंग टू एज, कंडीशन परटेनिंग टू एज। इसमें लिखिए when Hindu Marriage Act 1955 came into force, condition pertaining to age was such a condition which had no consequence. Ma'am, excuse me, ma'am, please repeat कर दीजिए. When the Hindu Marriage Act 1955 came into force, conditions pertaining to age was such a condition which had no consequence. Which had no consequence. Thus, even if there is violation of section 5 clause 3, it did not in any manner affect the validity of marriage. The validity of marriage. Next paragraph लिखिए. Section 5 clause 3 was introduced mainly for two purposes. First, to control population, and second, for betterment of women, so that they should be physically as well as mentally mature at the time of marriage. The framers thought that once the people would come to know that law has prescribed age for marriage, they would start following the legislative mandate. But nothing of this kind happened.
and Section 5, Clause 3 totally failed in its purpose, that is to eliminate the practice of child marriage. To eliminate the practice of child marriage. Therefore, Parliament enacted Prohibition of Child Marriage Act 2006. Child marriage restraint act भी है ना? बेटा वो खत्म हो चुके हैं, वो पहले थे. Prohibition of Child Marriage Act 2006. Parliament enacted Prohibition of Child Marriage Act 2006 in order to deal with problem of child marriage. In order to deal with problem of child marriage. इसमें लिखिए. It was notified on 10th January 2007 and came into force on 1st November 2007. This act has been enacted to overcome the shortcomings of Child Marriage Restraint Act 1929 as this act aimed only at restraining the solemnization of child marriages, in the country and not its prevention or prohibition. The procedure under that act, हम Child Marriage Restraint Act की बात करें, the procedure under that act was very cumbersome and time consuming. Moreover, it did not identify authorities responsible for preventing child marriages.
हेडिंग डाल दीजिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बिकॉज एक्ट आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हम एक्ट के कुछ प्रोविजंस को रेफर करेंगे। तो आप बेटा आपको बेयर एक्ट तो लेना पड़ेगा, आप इसका बेयर एक्ट अलग से आता है, आप परचेज कर लेना और उन सेक्शंस को रेफर कर देना, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज। तो जितना इससे रिलेटेड है हम उतना करेंगे। क्लियर है प्लीज? इसमें देखिए दिस statute could be classified into three broad categories. First, prevention, ट्रिपल P है इसमें, प्रिवेंशन। सेकेंड, प्रोटेक्शन, थर्ड, प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले प्रिवेंशन। हाँ जी, इंडिया में अगर किसी चीज को प्रिवेंट करना है तो क्या है तरीका? डेटरेंट इफेक्ट अगर क्रिएट करना है, नहीं वो नहीं, हर चीज को नहीं। अब रिलीजन में तो कहते हैं मर्डर नहीं करना चाहिए, पर मर्डर तो हो ही रहे हैं बेटा। जब हम क्राइम की बात करते हैं, ये रिलीजन जैसी चीज मैरिजेस तक तो ठीक है, पर जब हम क्राइम की बात करते हैं रिलीजन पीछे रह जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी रिलीजन की बात कर रहे हैं, जब क्राइम करने के लिए लोग सिर्फ आड़ लेते हैं, सिर्फ उसका कवर लेते हैं, रियलिटी में इंटेंशंस वो नहीं होते। अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम में कभी कोई रेडिकल नहीं प्रीच करता जो रियल इस्लाम है। तो जितने ये टेररिस्ट लोग हैं उनके अपने हिडन मोटिव्स हैं, जो वो लोगों को वो जैसे भी एलिवेट करें, वो कोई ये नहीं कि अपना रिलीजन प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो टेररिज्म फैला रहे हैं, उनका अपना हिडन एजेंडा है, उन्हें फाइनेंसिंग आ रही है, उन्हें वर्ल्ड मैप पे खुद को शो होना है, उन्होंने अपने आप को जिंदा रखना है, उनका तो ये प्रोफेशन है। तो ये कहना आपको ये अब और भी बहुत सारा जो ये टेररिज्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो फ्लरिश कर रही है। तो एक सर्वे हुआ कि वो लोगों को, एक मूवी भी आई थी बेटा, मेरे माइंड से ना नाम स्किप कर गया, जिसमें वो जो यूथ होता है उसको वो कैसे उस तक पहुंचते हैं, कैसे किसी को पता चलता है। इंडिया में भी अभी बीच में ड्राइव चला था बेटा इंडिया में, कि जो हमारे विद इन इंडिया जो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को, उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करें। यूपी में, कश्मीर में लोगों को फिर ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने उनको एलिमिनेट किए। क्या कहते हैं उनको? स्लीपर सेल्स। यस। पता कैसे चलता है? स्लीपर सेल्स तो बाद में बनते हैं, बाद में उन्हें सभी मिलता है ट्रेनिंग एंड ऑल। ढूंढते कैसे हैं लोग इसका? यस। वो कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं एक पर्टिकुलर लीडर की स्पीच डेली सुन रही हूं जिसके इतने रेडिकल व्यूज हैं, वो जिसकी भी वो साइट है, जो भी उसको कर रहा है, उनके पास ये पता होता है, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वो इजिली मेकआउट कर सकते हैं कहाँ कौन क्या सुन रहा है या कौन से लिंक से, या उनका ईमेल आईडी है, वो तो हर किसी को फेसबुक है तो उसको पता होता है, तो वो उसको इजिली उसको हैक कर सकते हैं। तो आपके पास आप अपना जो थ्रो कर रहे हैं, तो वो उन्हें जब कैच कर रहे हैं, तो कौन कैच कर रहा है वो उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पहले उनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कैसे कर रहे हैं, फिर उनके कोई उन पीछे छोड़ा जाता है, कोई कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में, उनको वो फॉलो अप करते हैं। उसके बाद उनके साथ वो रिलेशंस डेवलप करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसके बाद कहीं जाकर
ऐसे नहीं एकदम से स्लीपर सेल्स बन जाते हैं, पता नहीं कितने ईयर्स टुगेदर लगते हैं इन सब चीजों को करने में। तो जब आप रिलीजन की बात करते हैं, कोई भी रिलीजन इस चीज को, क्राइम को प्रमोट नहीं करता। इरेडिकेट करने के लिए बोला था, जैसे अगर हमको डेटेंट करना है किसी को, तो उसको जो बोलते हैं ये करता है ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटा जिसने क्राइम कर ही दिया ना, उसके बाद वो डेटरेंट रिलीजन से तो है ही नहीं बेटा। अगर रिलीजन ने डेटरेंट करना होता तो वो क्राइम करता ही नहीं। अब यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, हम सब रिलीजन, किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, फिर भी हम सब क्राइम कर चुके हैं अभी तक। आपको पता है, आप में से हम सब वी आर ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं, हम सब। यस कर हमें पता भी नहीं है। सबसे बड़ा क्राइम जो बच्चा करता है दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसको पता नहीं है, बिकॉज उसका इंटेंशन नहीं है, तो हम उसको पनिश नहीं कर सकते। तो जब हम अननोइंगली पता नहीं कितने क्राइम कर देते हैं, लिखा होता है नो पार्किंग, पर क्योंकि इजी पार्किंग है हम पार्क कर देते हैं। सबको पता है कि हेलमेट जरूरी है, पर हम विदाउट हेलमेट ड्राइव करने में क्योंकि शान बढ़ती है। मास्क के लिए इनिशियली फाइन नहीं था बेटा, जब ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों लगाने पड़े, लोगों ने जो डायरेक्शंस थी उसको फॉलो नहीं किया, अब उन्होंने उसके फाइन भी बढ़ा दिए। तो जब हम बात करते हैं, जब हम अपनी जान की परवाह नहीं करते क्राइम करते हुए, तो रिलीजन की तो बहुत दूर की बात है बेटा। तो रिलीजन एक टाइम तक ही आपको कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और यही कारण जब हमने कहा, तो यहाँ पर उन्होंने सीरियस लॉ बनाया चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए। बेटा आपको पता होना चाहिए, हम एडॉप्शन से पहले करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। ये आपको बेटा आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीके में तो कुछ भी फॉल कर सकता है। 1989 में हुआ था। इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। और वहां पर जब हम बच्चों के राइट्स की बात करते हैं, तो जो कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स 1989 है, उसने बच्चों के राइट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए, सोशल राइट, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये सब राइट्स। तो जब ये सोशल राइट्स की बात करते हैं, तो ये सारा जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, ये सारा उसमें फॉल करता है। ये सारे उनको हमने सोशल राइट्स, राइट टू फैमिली, राइट टू फैमिली इज वन ऑफ द सोशल राइट, जिसको अचीव करने के लिए एडॉप्शन इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए, तो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए हमने एक सीरियस लॉ बनाया, और उसमें हमने ट्रिपल पी का फॉर्मूला इसमें रखा, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन इसलिए कि हमने फ्यूचर में लोगों को प्रिवेंट करना है वो ऐसा ना करें, जो ऑलरेडी इसके विक्टिम हो चुके हैं हमने उनको प्रोटेक्ट करना है, और जिन्होंने गलत किया है उनको हमने प्रोसिक्यूट भी करना है। तो इसने 3 टायर सिस्टम ट्रिपल पी अपनाया एक इफेक्टिव मैकेनिज्म के लिए। इसमें लिखिए बेटा प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए बेटा डायरेक्ट प्रोविजंस लिखिए। कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्शन के साथ, सॉरी प्रिवेंशन के साथ डील कर रहे हैं। फर्स्ट लिखिए, सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज is a cognizable and non-bailable offense. Is a cognizable and non-bailable offense. बेटा जितने भी चाइल्ड रिलेटेड लॉज हैं, पॉक्सो एंड ऑल, पॉक्सो एक बहुत सीरियस पीनल लॉ है जिसमें आपका बेल मुमकिन नहीं है। ये क्यों इतने पीनल कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस बनाए हैं? ताकि लोग करने से डरें, हमने उनको डेटर करना है कि ऐसा वो ना करें। ये बेटा इसके साथ लिख लीजिए सेक्शन 15, बिकॉज ये सीरीज ऑर्डर में नहीं है, तो आप इन सेक्शंस को रेफर कर लेना। नेक्स्ट लिखिए, CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, to be appointed in every state to prevent child marriage, to prevent child marriage, comma, ensure protection of victims, ensure
protection of victims, as well as prosecution of offenders. Section 16, ये आपका section 16 है. Section 16. Next, third लिखिए. Courts having power to issue injunction for prohibiting child marriage from taking place. प्रिवेंटिव है ना, कोर्ट को पता चला, कोर्ट पहले इंजंक्शन इशू कर देगा कि आपने ऐसा नहीं कराना. ये आपका सेक्शन 13 है. सेक्शन 13, ये आपका सेक्शन 13 है. नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज will be declared null and void in the following situations. बेटा इसको स्टार लगा लीजिए, बिकॉज ये एक्सेप्शन है. वैसे तो चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, पर इन एक्सेप्शनल केसेस में वो क्या है, वॉइड है. तो हमेशा एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जनरल रूल से. तो एक्सेप्शन आपने ध्यान में रखना है. आप इसके साथ लिख लीजिए सेक्शन 12,14. सेक्शन 12,14. आप सर्कमस्टांसेस लिख लीजिए वेयर द चाइल्ड मैरिज इज void. फर्स्ट लिखिए, violation of injunction prohibiting a child marriage. Second, child taken away from their lawful guardian by enticement, force, or use of deceitful means. Next, where child is trafficked for the purpose of marriage, means बच्चे को पहले उठा लिया और आगे मैरिज में यूज करना है. और where marriage is for the purpose of trafficking, पहले क्या हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, आगे उसको ट्रैफिकिंग में यूज करना है. ये बेटा कोई ऐसा नहीं कि ये कोई नया फिनोमिना है. राजस्थान के इंटीरियर्स में ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी. वो क्यों? अब एक पेरेंट के अगर 5 बच्चे हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर एक बच्चे से हम 4 बच्चों का पालन पोषण, अच्छी लाइफ दे दें, then that would be much better. तो वो क्या करते हैं, वो पैसे लेकर लड़की की शादी करा देते हैं, बट उन्हें भी पता होता है बच्चे का आगे ट्रैफिकिंग में यूज होने वाला है. तो जब ये पैसे लेकर अंडर द गार्ब ऑफ मैरिज सिर्फ मैरिज करा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग, यहाँ पर भी मैरिज वॉइड है. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट, penal consequences. Yes, penal consequences for those who solemnize child marriages. ये आपका सेक्शन 10 है बेटा, सेक्शन 10 है. और बेटा चाइल्ड इस एक्ट के आने के बाद
इवन हिंदू मैरिज एक्ट में भी चेंज हो गया और हमने सेक्शन 18A में अमेंडमेंट कर दिया। अब जो सेक्शन 18A में पनिशमेंट है दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। प्लीज 18A रीड करना। 18A 18A. yes In the case of contravention of conditions specified in clause 3 of section 5, with rigorous imprisonment. रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 4 और 5 के लिए तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है प्रोहिबिटेड और स्पिंदा के लिए, पर चाइल्ड मैरिज के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। आगे Which may extend to 2 years. अप टू 2 years और फाइन Which may extend to 1 lakh or 1 lakh और both. बोथ। क्लियर है? प्लीज नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट सीएमपीओ एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीएमपीओ एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बेटा वैसे पहले एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको लास्ट टाइम पेपर में शॉर्ट फॉर्म भी आ गई है और किसी ने उसमें तो वैसे कारा का पूछा हुआ था। हम इंटर कंट्री ऑप्शन में सारी जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं सबकी शॉर्ट फॉर्म के साथ करेंगे। यहां पर सीएमपीओ भी इंपॉर्टेंट है। सीएमपीओ का मतलब है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। क्लियर है? सीएमपीओ एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर responsible for sensitization and awareness creation in the community। इसमें लिख लीजिए सेक्शन 13 ब्रैकेट में 4, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। सेक्शन 13 ब्रैकेट में 4 और सेक्शन 16 ब्रैकेट में 3 फिर ब्रैकेट में स्मॉल डी। Are responsible or sanitization. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजेशन। हाँ जी बेटी, सेंसिटाइजेशन। लोगों को सेंसिटिव करना towards child violence. Knowledge देनी चाहिए. नो नो नो, नॉलेज नहीं। Sense. हम सब बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग हैं पर हम में से हार्डली इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयर करवाना किसी को, मतलब Clear करें. नो अवेयरनेस। बिल्कुल अवेयरनेस सेपरेट है, सेंसिटाइजेशन डिफरेंट है। सेंसिटाइजेशन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैम सेक्शन 13 4 और 15 क्लॉज 3 यही लिखने थे ना? हाँ बेटा 16 3D सेंसिटाइजेशन होता है अगर किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा सोचना कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। अगर ऐसा हम सोचते हैं और उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं तो हम क्या हैं? सेंसिटाइज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे चंडीगढ़ में गेड़ी रूट मार्क्ड है। हुलीगन वहां बड़ा हल्ला गुल्ला, वैलेंटाइंस डे पे पुलिस अब तो इतना वहां होती है, अब नहीं होता। पहले बहुत ये सब होता था, नोटोरियस एक्टिविटीज वहां पर। किसी लड़की का दुपट्टा खींच देना, और वो पासर बाय जा रहे हैं, ओल्ड यंग सब जा रहे हैं, सब इस चीज को देखकर प्लीज फील कर रहे हैं। ये तो इनसेंसिटिविटी है। कोई भी इस चीज को नहीं रोक रहा कि वो गलत है। हमें पता है कि ये गलत है। अगर बस में किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा ईव टीजिंग हो रहा है या कोई सेक्सुअली उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन एनी मैनर, वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। हमें अपना डर पहले हो जाता है कि ये ना हो हमें कुछ नुकसान पहुंचा दे। बेटा हम इतने ज्यादा नॉन सेंसिटाइज्ड हैं। अगर आपने दिल्ली गैंग रेप का जो इंसिडेंट हुआ, अगर आप उसकी फैक्ट्स पढ़ें जो उसमें उसने स्टेटमेंट दिया था लड़की के फ्रेंड ने, इवन वो केस में भी रिकॉर्डेड है, तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो लड़की जब इन नेक्ड सिचुएशन पोजीशन रहता सिचुएशन क्या, दोनों बॉय एंड गर्ल इन नेक्ड पोजीशन, उन्हें बस से थ्रो कर दिया गया था। और वहां पे बहुत सारी कार्स पास की, जिन्होंने देखा वो देखने के लिए रुकती थी और फिर पास ऑन हो जाती थी। किसी ने भी पासर बाय ने उनको हेल्प आउट नहीं किया, इवन इन सच अ ग्रेव सिचुएशन।
लड़की तो ब्लीड ही कर रही थी, लड़का भी ब्लीड कर रहा था, पर वो इवन वो हेल्प के लिए भी कह रहा था। उन्हें किसने हेल्प किया? अल्टीमेटली पीसीआर वैन वहां से क्रॉस की, उन्होंने साथ में सामने, क्योंकि मेन रोड पर होटल्स थे, वहां से उन्होंने बेडशीट्स लिया, उनको रैप कर कर फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। ये सबसे कहते हैं ना हार्ड एग्जाम्पल है नॉन सेंसिटाइजेशन का, कि हम कितना नॉन सेंसिटाइजेशन है। अब जेसिका मर्डर केस था, आपको पता ही होगा, ये तो कोई नई बात नहीं है, जेसिका लाल मर्डर केस। तो जो मनु शर्मा ने किया, दैट इज इनसेंसिटिविटी। आप क्या कर रहे हैं? आप एक ग्लास ऑफ एल्कोहल के लिए आप किसी को शूट कर रहे हैं कि आपको सर्व नहीं किया जा रहा बिकॉज उसने कह दिया कि बार बंद हो गए। या फिर अभी पंजाब में एग्जाम्पल हुआ, किसी मैरिज पार्टी में एक लड़की के साथ जो ऊपर परफॉर्मर्स ग्रुप था, पूरा परफॉर्मेंस हो रहा था, तो उसको ऊपर डांस नहीं करने दिया ऑर्गेनाइजर्स ने, उसने लड़की को ही शूट कर दिया नीचे से। ये जो इंसिडेंट्स हैं, क्रिमिनलिटी तो बाद की बात है, पहले तो हम इनसेंसिटिव हैं। तो सेंसिटाइजेशन होता है कि उस हार्म को ये परसीव करना कि जैसे हमारे साथ ही हो रहा है, तो आप इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर दूसरे के साथ गलत हो रहा है आप उस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। इंडियंस एज जर्नल रूल दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड। तो लॉ के एप्लीकेशन या सक्सेसफुल की तो बाद की बात है, पहले हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटाइज्ड होना पड़ेगा टू दीज सिचुएशंस, उसके बाद क्वेश्चन अराइज होगा कि लॉ सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है प्लीज? यस, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, नेक्स्ट लिखिए प्रोटेक्शन। फर्स्ट, law makes child marriages voidable by giving choice to the children in the marriage to seek annulment of marriage, annulment of marriage। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, इसके साथ लिख लीजिए, 3 ब्रैकेट में 2, 3 ब्रैकेट में 3। सेकेंड, it provides for maintenance and residence of the female contracting party। जो पार्टी में, जो शादी में अगर लड़की माइनर है, उस बच्ची के लिए हमने मेंटेनेंस और रेजिडेंस का प्रोविजन बनाया है। सेक्शन 4, सेक्शन 4। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो इस शादी से बच्चे बॉर्न हुए हैं, हमने उनको क्या स्टेटस दिया है? लीगल, लीगल। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, it gives a legal status, it gives a legal status to all the children, to all the children born from child marriage, born from child marriage, and makes provision for their custody and maintenance, for their custody and maintenance। ये आपका सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। नेक्स्ट लिखिए, लॉ प्रोवाइड्स for support and aid including medical aid, legal aid, counseling and rehabilitation support to children once they are rescued, once they are rescued।
rehabilitation support to children once they are rescued. Section 16, subsection 3, clause G. ठीक है please? 16 Yes, 16, 3G. Last, prosecution of offenders. Prosecution of offenders. हाँ जी बेटा, शादी के लिए मैरिजेबल एज कितनी है? लड़का और लड़की के लिए बॉय और गर्ल 18. यहाँ पर भी यही है, पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. वैसे हम कब कहते हैं मेजॉरिटी कब अटेन होती है? 18. तो अगर 18 साल से बड़ा लड़का किसी 18 साल से छोटी लड़की से शादी कर रहा है, तो चाहे वो शादी के लिए मेजर नहीं है, पर उसको हमने क्या प्रोवाइड किए? पनिशमेंट. उस लड़के का भी प्रोसिक्यूशन होगा. इसमें लिखिए. फर्स्ट, लॉ प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट. Law provides for punishment for an adult male above 18 years of age marrying a child. ये आपका सेक्शन 9 है बेटा. सेक्शन 9. चाइल्ड मैरिज में कोई किसी भी तरह से अबेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं. इसमें लिखिए. इट ऑल्सो लेज डाउन पनिशमेंट फॉर दोज परफॉर्मिंग, कंडक्टिंग और अबेटिंग a child marriage. Section 10, For performing, permitting or conducting. Performing, conducting, permitting. Section 10 है. abetting भी बड़ा है. Yes, abetting भी बेटा. abetting भी है. Yes. Next लिखिए. non-section कौन सा है? ये बेटा 10 है. Next, it prescribes punishment for permitting solemnization of child marriage, including parents, guardians or any other person, association or organization. Section 11, पर लॉ में ना फीमेल्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है. जितनी हमने कैटेगरीज लिखी है ना, प्रमोटिंग, परमिटिंग, अबेटिंग, किसी भी कैटेगरी, चाहे पेरेंट्स, गार्डियंस, किसी भी कैटेगरी में अगर कोई फीमेल है, फीमेल का जो सेंटेंसिंग पॉसिबल नहीं है, उसको हम इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ फाइन ही इम्पोज हो सकता है. इसमें लिखिए. नेक्स्ट मैम ये कौन सा सेक्शन है? कौन सा बेटा? 11. नेक्स्ट लिखिए. लॉ क्लियरली स्टेट्स, नेक्स्ट, लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट women offenders in any of the above categories, women offenders in any of the above categories cannot be punished with imprisonment. However, they can be penalized. They can be penalized by way of imposition of fine. By way of imposition of fine.
ये बेटा आपका प्रोवाइजो टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 है। इसी के अंडर लिखिए नेक्स्ट, authorities identified for prohibiting child marriage, इसमें लिख लीजिए CNPO, district magistrate, JMIC, हाँ जी कौन होता है JMIC? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यस। नेक्स्ट लिखिए, JMIC के साथ ही लिख लीजिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पुलिस, नेक्स्ट फैमिली कोर्ट्स, नेक्स्ट any person called upon by state government to assist CNPO, ये कोई भी हो सकता है, कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस बेरर। हाँ जी, जैसे ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई थी PIOs की, क्या किया है? अरे ये तो बड़ा बेसिक सा है, तो इतना टाइम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आ गए हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने फिर एप्लीकेशंस इनवाइट की थी कि हमने PIOs को अपॉइंट करना है, क्या हुआ है फिर? यस, जो ऑलरेडी ऑफिस बेरर्स हैं उन्हें कोई किसी को डेजिग्नेट कर दिए जो RTI के मैटर्स भी फिर डील करते हैं। तो जब हमने बात की, किसी ऑफिस बेरर भी हो सकता है जिसको असिस्ट करने के लिए कहा है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट। मैम एक्सक्यूज मी, यस मैम एक बार अथॉरिटीज रिपीट कर दीजिए सारी। बेटा, अथॉरिटीज है CNPO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, JMIC और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पुलिस, फैमिली कोर्ट्स, एनी पर्सन, या फिर ब्रैकेट में एस लिख लीजिए, पर्सन कॉल्ड अपॉन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है, अगर जैसे चाइल्ड मैरिज हो रही है, ये जितने भी CNPOs को, जितने भी अथॉरिटीज डिफाइन किया, अगर इनके सामने ये सो मोटो अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं प्रोहिबिट, या यस, इसमें बेटा सो मोटो का भी प्रोविजन है, यस है प्रोविजन, क्लियर है, वो भी हमने किया नहीं है, इसके बाद वो आएगा। हाँ जी, इसमें लिखिए रिपोर्टिंग चाइल्ड मैरिजेस, नेक्स्ट पॉइंट, 5th 6th कौन सा हेडिंग है ये? 6th है, रिपोर्टिंग चाइल्ड मैरिजेस। बेटा कोई भी पर्सन, इतना वाइड प्रोविजन है, इवन बिफोर और आफ्टर चाइल्ड मैरिज अभी हुई नहीं है, उससे पहले भी बता सकता है और उसके बाद भी बता सकता है। इसमें लिखिए एनी पर्सन कैन रिपोर्ट incidents of child marriage before or after it has been solemnized. An immediate report needs to be made to, इसमें आप लिख लीजिए पुलिस, CNPO, JMIC और MM, CWC, हाँ जी बेटी CWC, और नहीं, कहाँ है CWC? अरे जुवेनाइल एक्ट में है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। CWC और अ मेंबर ऑफ CWC
set up under JJ Act. Set up under JJ Act. District Magistrate. Child line. Child line. हाँ जी, इंडिया में कोई ऑपरेट हो रही है चाइल्ड लाइन? क्या नंबर है? यस, 1098। ये चाइल्ड लाइन नंबर है, और इस पर अगर कोई भी कॉल करता है, इवन अगर कोई बच्चा भी कॉल कर रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, ये इंश्योर किया जाता है विद इन 5 to 10 मिनट्स उसे रेस्क्यू किया जाएगा। तो चाइल्ड लाइन, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये सेटअप है जो हमारे इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव टू। क्लियर है? लास्ट लिखिए, नोट में लिख लीजिए, JMIC is empowered to take suo motu cognizance of any reliable report of information of child marriage. मैम रिपीट करना पॉइंट ये। JMIC is empowered to take suo motu cognizance of any reliable report of information of child marriage. Next लिखिए, next heading, complaint. Complaint. Complaint can be filed by any person. Complaint can be filed by any person. इसमें लिख लीजिए, a person who has reason to believe that a child marriage is likely to take place. Second, person who has personal information. Person who has personal information. Third, school teachers, doctors, Anganwadi workers, village level workers, neighbors, etc. बेटा आंगनबाड़ी वर्कर्स और टीचर्स का बड़ा क्लोज कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ। बच्चा शायद टीचर्स को अपनी प्राइमरी एज में वो चीजें बताता है जो शायद वो अपने घर में भी डिस्क्लोज नहीं कर पाता। इवन टीचर कुड बी अ कॉम्प्लेनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, CMPO लास्ट, NGO having reasonable information. NGO having reasonable information. कंक्लूजन लिखिए हमारी डिस्कशन का। कंक्लूजन लिखिए हमारी डिस्कशन का। all these concerted efforts, ये जो हम प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, are made towards creating awareness that motivates and empowers all community members to assume a proactive role in curbing child marriages
without fear. क्लियर है? और बेटा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना, हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम खुद हैरान हो गए कि कोई इस एक्सटेंट तक जा सकता है अगर कोई चाइल्ड मैरिज किसी ने रिपोर्ट किए। हाँ जी, भवरी देवी केस सुने आपने? भवरी देवी विलेज लेवल वर्कर थी राजस्थान में, उसने अब उसका कन्विक्शन हो चुका है बेटा लीडर का, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी इन्वॉल्व था, उसने चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट कर दिया। उन लोगों ने इस लेडी के साथ गैंगरेप किया, इसकी डेथ हो गई और उसके बाद इसकी बॉडी को दबा दिया। फिर इसका स्केलेटन मिला। अब हमारा जो फोरेंसिक है वो इतना डेवलप हो चुका है, वो किसी स्केलेटन से उसका फेस वगैरह जो भी थे, जॉ मिला, जो भी था वो डेवलप कर देता है। पता चला क्योंकि ये मिसिंग उसमें आ गया था रिपोर्ट। जब स्केलेटन मिला वहां से फिर पता चला कि इसका है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली ऑल दोज पीपल जो इन्वॉल्व थे उनको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्शन की बात नहीं है, बात है व्हाई दिस लेडी हैज टू लूज हर लाइफ। क्यों उसने अपनी लाइफ लूज की है? सिर्फ इसलिए कि उसने चाइल्ड मैरिज को कंप्लेंट कर दिया था। तो जो वहां के जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो कम्युनिटी जो वहां पर प्रिवेल करती थी, जहां चाइल्ड मैरिज प्रिवेल करती थी, उन्होंने इसको बड़ा ऑफेंसिव लिया that this lady is trying to interfere in their internal matters and she was gang raped by them। तो जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हों तो लॉ पार्लियामेंट ने सोचा कि नहीं, हमें एक रिजिड स्टेप लेना पड़ेगा, एक हमें लॉ बनाना पड़ेगा जो कि क्या क्रिएट करे, प्रिवेंट भी करे, प्रोटेक्ट भी करे और प्रोसिक्यूट भी करे। और इसलिए हमने चाइल्ड मैरिज को सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया? कॉग्निजेबल एंड नॉन वेटेबल ऑफेंस। क्लियर है प्लीज? इसके साथ हमारा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 खत्म होता है। मैम, यस बोलिए सौरभ। मैम जो इसमें मैरिज वॉइडेबल है वो किस टाइम तक वॉइडेबल रहती है? बेटा वो वॉइडेबल ही होगी जगर ओके, आपने कहा किस टाइम तक वॉइडेबल है। अगर बच्चा है, बच्चे ने पिटीशन फाइल करनी है फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज, तो बेटा उसमें विद इन रीजनेबल टाइम फाइल होनी चाहिए। अब बच्चे का मैरिज हुआ है, लड़की का जब वो 10 इयर्स की है और ऑब्वियसली मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अब वो एनल करना, उसने मैरिज को एनल करवाना है बाय डिग्री ऑफ नलिटी, तो एनलमेंट ऑफ मैरिज है। यहां पर हमने बच्चे को ऑप्शन दिए है कि वो मैरिज को एनल करवा सकते हैं। अब बेटा जो हमारा इंटरप्रिटेशन कहता है वो ये कि मैरिज तो वैलिड है अनलेस एंड अनटिल एग्रीव्ड पार्टी अप्रोचेस कोर्ट फॉर अ डिग्री ऑफ नलिटी। तो जब आपने रेमेडी मांगे वहां पर आपने एनलमेंट ऑफ मैरिज का, इसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, बट यस अब इसमें जब बच्चे को पता चलेगा ऑफ हिज और हर राइट, अगर बच्चे को ये राइट ही नहीं पता है कि वो मैरिज को एनल करवा सकता है, या फिर अगर उसने पिटीशन फाइल करना है, वो घर छोड़कर आ चुका है, बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन हम ये सब मेकआउट कर सकते हैं, और पिटीशन फाइल करना है तो अगर ड्यूरिंग माइनॉरिटी फाइल करना है वो किसी गार्डियन के थ्रू फाइल करे, अगर वो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद करना चाहता है तो वो खुद भी कर सकते हैं। पर बात है एनलमेंट ऑफ मैरिज होनी चाहिए, एनलमेंट ऑफ मैरिज होनी चाहिए। पर आपका बेटा जो स्पेसिफिक आंसर है, एक बार मैं आपको लिमिटेशन पीरियड एक्ट को एक बार देखकर फिर इसको हम रेफर करेंगे, बिकॉज यस अनलिमिटेड टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहता, तो कोर्ट हमेशा रीजनेबिलिटी का स्टैंडर्ड अप्लाई करती है, बिकॉज कोई ऐसा हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी
क्योंकि सेक्शन 12 का जो वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स हैं वो हमने अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं दिए गए, वहां हमने लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किए, और जहां पर लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां पर आपका मैट्रिमोनियल बार है अनरीजनेबल, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनरीजनेबल डिले। तो कोर्ट को केस टू केस देखना पड़ता है। तो इसको बेटा ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, एक बार मैं बेयर एक्ट रेफर करूंगी, कहीं किसी प्रोविजन के बीच में स्किप ना हो गया हो मुझसे, ठीक है प्लीज। ठीक है सौरभ? यस मैम। मैम वो पहले हम पढ़ते नहीं थे कि विमेन के पास 2 years तक का टाइम होता है टिल अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, ये तो हम मतलब मैरिज। पढ़ते बेटा, ये मैम काम maybe I just have glimpses that we did it last year in Hindu law. I don't exactly remember it. अरे वो तो उसका स्पेसिफिक ग्राउंड है बेटा, रेपुडिएशन ऑफ मैरिज का, वो तो डाइवोर्स का ग्राउंड है जो हमने विमेन को दी है, वो यहाँ पर नहीं अप्लाई करेगा, वो डाइवोर्स का रेमेडी डिफरेंट है, ठीक है प्लीज। वो तो स्पेसिफिक ग्राउंड को अप्लाई करता है, कोई वो जनरल वो थोड़ी दे, ठीक है बेटा। तो वो तो रेपुडिएशन ऑफ मैरिज है। तो यहाँ पर है annulment ऑफ मैरिज, क्योंकि इसके बाद उसमें अमेंड नहीं किया कि ये वहां पर भी अप्लाई करेगा जहां पर annulment के लिए फाइल हुआ अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो लॉ में नहीं है तो हमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को ही रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज साइमल्टेनियसली कहीं पर भी चेंज नहीं आया हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्ट 18A, तो वो हमें एक्ट को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है प्लीज। तो जब हमने कॉन्ट्रावेंशन की बात की, यहाँ पर हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को डिस्कस किया, और पिनल कॉन्सिक्वेंसेस आपके 18A में है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। इसके साथ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज, फिजिकल कंडीशन हमारी ओवर हो गई है, फिजिकल कंडीशंस हमारी ओवर हो गई है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी सेक्युलर कंडीशंस, सेक्युलर कंडीशंस। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा, कल हमारा सारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन जजमेंट्स। इसमें हम जजमेंट्स करेंगे बिकॉज और तो इसमें कोई 2-3 लाइनों का प्रोविजन है कि कौन सी ऐसी जजमेंट्स थी, चादर अंदाजी एंड ऑल, बिकॉज सब वो कस्टमरी में फॉल करता है। तो सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, अगर कस्टम के अकॉर्डिंग में मैरिज हुई है हमने उसको भी वैलिडिटी दी है, और साथ में जो सेक्शन 15 की जजमेंट्स थी उनको भी हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। पहले हम सेक्शन 7 करेंगे सेक्युलर एस्पेक्ट, उसके बाद हम करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैंडेटरी है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस थी, और लास्ट में हम जो सेक्शन 15 में जो जजमेंट्स हैं वो हम उसको रेफर करेंगे। जो स्कूल्स की बात आती है, कौन से सेक्शन से रिलेट करते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट से? बेटा हिंदू मैरिज एक्ट में वो रिलेट ही नहीं करती, क्वेश्चन आता है ना कई बार ऐसे। वो स्कूल्स को हम अलग से डिफरेंटली डील करेंगे, क्योंकि ये आपके सक्सेशन एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सक्सेशन एक्ट में जो आपका सेक्शन 6 है उसमें स्पेसिफिकली यूज हुआ है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन मिताक्षरा को पर्सनली। तो जितना भी आपका कोडिफाइड लॉ है दैट इज इंस्पायर्ड बाय मिताक्षरा स्कूल। तो जब हम वो लॉ करेंगे उससे पहले हमें मिताक्षरा स्कूल करना पड़ेगा, तब हम आगे फिर उसको बढ़ेंगे। वैसे भी जब हम अनकोडिफाइड लॉ के कंसेप्ट करते हैं तो जैसे आपका जॉइंट फैमिली को पार्सनरी, प्रॉपर्टी सेपरेट सेल्फ रिक्वायर्ड, फिर पार्टीशन, एलिनेशन, तो इसमें आपको खुद ब खुद बहुत चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो हम उस जब हम स्टार्ट करेंगे वी विल गिव अ पासिंग रेफरेंस टू मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल, बिकॉज आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में भी आपको स्कूल्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो फिर हम उसमें डील करेंगे, बिकॉज वो सक्सेशन में ही बेटा बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ पूछने आपने बेटा? आज आपका क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, कल से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन है इसमें से आधे से ज्यादा हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो कल हमारा नया फिर टॉपिक स्टार्ट होगा सेक्युलर एस्पेक्ट। कल से फिर सारा आपके लिए जैसे फर्स्ट डे अगर आए हो, सभी फर्स्ट डे आए होंगे वो रहेगा, ठीक है प्लीज। ओके थैंक यू। कुछ पूछने आपने? आपका सिया किसी का लेक्चर?
बेटा लेक्चर हम बाइंड अप कर रहे हैं,